तो चलिए जी क्लास को शुरू करते हैं और आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं अकाउंटिंग इक्वेशन, जो कि क्लास 11 का अकाउंटेंसी का एक चैप्टर है। आप अपनी बुक में पहले ही लिख लो कि बहुत ही आसान चैप्टर, जो कि सच में मैं आपको बता रहा हूं बहुत आसान चैप्टर है। बस 3 टर्म्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। पहला है कैपिटल, एक लायबिलिटीज और एक एसेट। ठीक है, इन तीनों का मतलब आपको अच्छे से पता होना चाहिए। पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। मान लो आपकी पॉकेट में 100 रुपीज है, 100 रुपए हैं। अब आप मुझे ये बताओ, आप मैक्सिमम कितना रुपए खर्च कर सकते हो? आपके पास सिर्फ 100 रुपए हैं, आप मैक्सिमम कितना रुपए खर्च कर सकते हो? इसका आंसर मैं आपको 2-3 मिनट में अभी देने वाला हूं। चलिए पहले जानेंगे हम कैपिटल के बारे में। कैपिटल क्या होता है? जब कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस में पैसा लगाता है, पैसा इन्वेस्ट करता है, तो उस पैसे को, उस अमाउंट को कैपिटल कहा जाता है। ठीक है ना? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इन द फर्म, फर्म मतलब बिजनेस में, इज नोन एज कैपिटल। ठीक है जी। अब बात करेंगे लायबिलिटीज की। लायबिलिटीज का मतलब उधार। उधार क्या होता है? मान लो किसी से आपने पैसा लिया आपने ये बोलकर कि 2 महीने बाद मैं आपको लौटा दूंगा, तो 2 महीने बाद आपको वो पैसा लौटाना पड़ेगा, इसलिए वो आपका उधार बन गया है कि आपने पैसा लिया और आपको वो बाद में लौटाना है। उसी को उधार कहा जाता है। मान लो बिजनेसमैन ने जितना पैसा बिजनेस में लगाया था वो सफिशिएंट नहीं था, बिजनेस को रन करने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए कुछ और पैसे की जरूरत पड़ रही है, तो बिजनेसमैन ने क्या करा, और ज्यादा पैसा ले लिया, बाहर से ले लिया। मान लो बैंक से लोन ले लिया या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा ले लिया, तो वो लायबिलिटी साइड में आ जाएगा, क्योंकि वो पैसा वापस करना पड़ेगा एक ना एक दिन। ठीक है जी। तो लायबिलिटीज क्या है? लायबिलिटीज आर ऑब्लिगेशंस और डेट। ऑब्लिगेशन का मतलब कर्तव्य, डेट का मतलब उधारी। तो लायबिलिटीज आर ऑब्लिगेशंस और डेट दैट एन एंटरप्राइज हैज टू पे एट सम टाइम इन द फ्यूचर। फ्यूचर में ये पे करना ही पड़ेगा, फ्यूचर में ये पे करना ही पड़ेगा। ठीक है ना? इसलिए इसको ऑब्लिगेशन बोला गया, यानी कि कर्तव्य है कि आपको ये वापस करना ही पड़ेगा क्योंकि आपने उधार ले लिया है। ठीक है जी। तो चलिए जी अब पढ़ते हैं कि एसेट्स क्या होते हैं। एसेट्स, एन एसेट इज अ रिसोर्स। रिसोर्स का मतलब क्या हुआ? रिसोर्स का मतलब जो भी चीज आप यूज कर रहे हो वो आपके लिए रिसोर्स है। मान लो अगर आप पेन का इस्तेमाल कर रहे हो तो पेन आपके लिए रिसोर्स है। अगर आप लैपटॉप का यूज कर रहे हो तो लैपटॉप आपके लिए रिसोर्स है। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग। अकाउंटिंग करी जाती है बिजनेस की। जो बिजनेस के रिसोर्स है ना, उनको 2 कैटेगरी में बांट दो। एक कैटेगरी ऐसी है जो आपको ये बताएगी कि ये रिसोर्स एसेट है बिजनेस का, और दूसरी कैटेगरी ऐसी है जो एसेट नहीं है बिजनेस का। हम पढ़ रहे हैं एसेट, तो हम वो कैटेगरी देखेंगे रिसोर्स की जो एसेट होती है। तो पहचानेंगे कैसे कि ये एसेट है? वो ये इसी तरीके से पहचानेंगे, एन एसेट इज अ रिसोर्स विद इकोनॉमिक वैल्यू, यानी कि उस रिसोर्स की कुछ इकोनॉमिक वैल्यू होगी, चाहे 10 रुपए हो, 20 रुपए हो, 40 लाख रुपए हो, 10 लाख रुपए हो, करोड़ों रुपए हो, यानी कि उसकी कुछ वैल्यू होगी, कुछ मॉनेटरी टर्म्स में उसकी वैल्यू होगी। ठीक है जी। और उस रिसोर्स को बिजनेस ने अपने पैसों से खरीदा होगा, यानी कि बिजनेस ने ऑन करा होगा, और उस रिसोर्स को बिजनेस कंट्रोल करता है, यानी कि जब चाहे यूज कर सकता है, जब चाहे उसका यूज बंद कर सकता है। मगर यूज क्यों करा जा रहा है उसका? वो इस एक्सपेक्टेशन से करा जा रहा है कि भविष्य में, यानी कि फ्यूचर में हमें उससे कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा। भविष्य में हमें कुछ ना कुछ उससे बेनिफिट मिलेगा। तो अगर कोई रिसोर्स ये सारी कंडीशंस फुलफिल कर देता है तो मान लेना, समझ जाना कि वो एसेट होता है। सर इसको जरा एक एग्जांपल से समझा दो। बिल्कुल एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो बच्चों, मैं एक बिजनेस करना चाहता हूं, मैं ये पेन बनाऊंगा और मार्केट में इसको बेच के प्रॉफिट कमाऊंगा। ठीक है जी। तो इस पेन को बनाने के लिए मेरे को एक मशीन की जरूरत पड़ रही है, तो मैंने ना क्या करा, एक मशीन खरीदी है। एक मशीन मैंने खरीद ली जिसकी वैल्यू है 1 लाख रुपए। बिजनेस के लिए मैंने ये खरीद ली। ठीक है। अब देखते हैं ये मशीन मेरे बिजनेस का एसेट होगा या नहीं होगा। ये कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगी तो ये एसेट होगा। पहला, क्या इसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू है? बिल्कुल है, 1 लाख रुपए। क्या इसको बिजनेस ऑन करता है? बिल्कुल जी, बिजनेस के पैसों से खरीदा गया है, इसको बिजनेस के लिए खरीदा गया है। बिजनेस कंट्रोल भी करता है, जब चाहे इसका यूज करेंगे मशीन का, जब चाहे बंद कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एक्सपेक्टेशन क्या है? क्या भविष्य में हमको इससे कोई बेनिफिट मिलेगा, यानी कि फ्यूचर में कोई बेनिफिट मिलने वाला है? बिल्कुल मिलेगा। अभी तो बताया था मैंने कि इस पेन को मैं मार्केट में बेचूंगा और प्रॉफिट कमाऊंगा। तो इसका मतलब जो मशीन से हमको प्रोडक्ट मिलेगा उसको बेच के हम प्रॉफिट कमाएंगे। इसका मतलब यही हुआ कि मशीन हमारे लिए एक एसेट है। मेरे बिजनेस के लिए मशीन एक एसेट है। ठीक है जी। अब बच्चों, ये तो मैंने आपको समझाया कि कैपिटल क्या होती है, लायबिलिटीज क्या होती है और एसेट क्या होते हैं। एसेट्स में काफी सारी लिस्ट है एसेट्स की, और लायबिलिटीज में भी काफी लिस्ट है लायबिलिटीज की। तो आपको ना वो पता होनी चाहिए। वैसे तो जब मैं अभी कराता जाऊंगा, क्वेश्चंस कराऊंगा, तो थोड़ा बहुत आपको नॉलेज देता रहूंगा, और ऑलरेडी मैं इस पे एक अलग क्लास भी ले चुका हूं। एक एक एसेट के बारे में मैंने समझाया कि इसको एसेट क्यों बोला गया है, ये एसेट का काम क्या है, सब कुछ मैंने लायबिलिटीज और एसेट के बारे में बताया। ठीक है जी। तो चलिए जी बच्चों, अब आपको एक बैलेंस शीट की तरफ लेके चलता हूं। इस बैलेंस शीट से काफी कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे, तभी इस चैप्टर में हम आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है जी। ये है एक बिजनेस की बैलेंस शीट।
ठीक है जी। इस वाली साइड पर जो ये वाला सेगमेंट है इधर लिखे जाते हैं, बिजनेस के पास जितना भी उधार का पैसा है उसको इस साइड पे लिखा जाएगा, और इस वाले सेगमेंट पर यानी कि इस साइड पर लिखे जाएंगे बिजनेस ने जितने भी एसेट ऑन करे हैं, जितने भी एसेट लिए हैं उनको इस साइड पे लिखा जाता है। अब सवाल ये आता है कि कैपिटल को लायबिलिटी साइड में क्यों लिखा गया? कैपिटल का मतलब कि बिजनेसमैन ने अपने बिजनेस में पैसा लगाया तो उसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में क्यों लिखा जा रहा है? इसका आंसर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो में बताया है, वो वीडियो जरूर देखें। कैपिटल से रिलेटेड आपके बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट हैं क्लियर होने वाले हैं उस वीडियो से, ठीक है जी। अब मैं अपना एग्जांपल शुरू करता हूं बच्चों। जो कैपिटल है ना, क्या होती है? बिजनेसमैन ने अपने बिजनेस में पैसा लगाया। मान के चलते हैं कि एक बिजनेसमैन है, उसने अपने बिजनेस में 40 लाख रुपीस लगाए, यानी कि 40 लाख रुपए लगाए ताकि बिजनेस को चलाया जा सके। अब उसको लगा कि इतना पैसा सफिशिएंट नहीं है, इतने पैसे से वो बिजनेस नहीं कर सकता, तो उसने क्या करा, बाहर से जाके उधार ले लिया। मान लो बैंक से एक लोन ले लिया, ठीक है जी। कितने रुपए का? 20 लाख रुपए का लोन ले लिया। बैंक लोन कब देता है? कि जब आप उसको वापस भी लौटाओगे इंटरेस्ट के साथ। तो उधार का मतलब यही होता है कि आपने किसी से पैसा लिया, वो पैसा आपको बाद में एक ना एक दिन लौटाना है। इसलिए मैंने इस 20 लाख को लायबिलिटी साइड में लिख दिया। तो कहने का मतलब क्या हुआ? बिजनेस के पास कितने फंड्स आ गए हैं, कितना पैसा आ गया है? 60 लाख रुपए बिजनेस के पास आ गया है। इसलिए इसको बोला गया है सोर्सेस ऑफ फंड्स। इस वाली साइड को बोला जाता है सोर्सेस ऑफ फंड, क्योंकि इधर फंड्स अरेंज हो गए हैं। कैपिटल से भी पैसा आ गया और बाहर से उधार लेके भी पैसा आ गया, ठीक है जी। अब एक बात बताओ, जब बिजनेस के पास 60 लाख रुपए आ गए हैं तो अब वो मैक्सिमम कितने रुपए के एसेट्स ले सकते हैं? जैसे कि क्लास के स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था, अगर आपके पॉकेट में 100 रुपए हैं, आपकी जेब में 100 रुपए हैं, तो आप मैक्सिमम कितना खर्चा कर सकते हो? उसका आंसर था 100 रुपए ही खर्च कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जेब में सिर्फ 100 रुपए ही थे। इसी प्रकार अगर जो बिजनेस है उसके पास फंड्स आ गए हैं, यानी कि पैसा है 60 लाख रुपए का, तो कितना खर्च कर सकता है? यानी कितने के एसेट्स ले सकता है, कितने के एसेट्स ऑन कर सकता है? आंसर होगा 60 लाख रुपए का। 60 लाख से ना एक कम ना एक रुपए ज्यादा, ठीक है जी। तो इसका मतलब यह हुआ बच्चों, जितना पैसा था हमारे पास, जितने फंड्स थे, उतने के ही एसेट्स लिए जा सकते हैं। तो यानी कि साइड दोनों इक्वल आएंगी हमेशा। जो एसेट साइड होगी किसके बराबर होगी? लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, 60 लाख इक्वल टू 60 लाख। ये जो इक्वेशन बनी है कि A इज इक्वल टू L प्लस सी, A स्टैंड्स फॉर एसेट, L फॉर लायबिलिटी, C फॉर कैपिटल, इसी को अकाउंटिंग इक्वेशन बोला गया है। इसी को क्या बोला गया है? अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है जी। जो आपका चैप्टर है अकाउंटिंग इक्वेशन का, वो क्या बताता है आपको? बिजनेस में इतनी सारी ट्रांजैक्शन होती है, सेल की, परचेज की, एक्सपेंसेस की, इनकम की, उन ट्रांजैक्शंस का इस अकाउंटिंग इक्वेशन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, बस हमको वही चेक करना है। तो इस चैप्टर को समझने के लिए आपको एसेट की जितने भी लिस्ट है, जितने भी एसेट्स हैं, वो पता होना चाहिए आपको कि इसको एसेट बोला जाता है। लायबिलिटीज की जितनी लिस्ट है, जो से आइटम लायबिलिटीज में आते हैं, आपको पता होना चाहिए ये आइटम्स आते हैं, इनको लायबिलिटीज बोला जाता है। हालांकि जब मैं क्वेश्चंस कराता रहूंगा तो आपको समझाता भी रहूंगा ये एसेट है, ये लायबिलिटीज है, क्योंकि आप क्लास 11th के स्टूडेंट हैं तो इतना तो बताना पड़ेगा, ठीक है जी। अब हम चलते हैं सीधा अकाउंटिंग इक्वेशन की डेफिनेशन की तरफ। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है जी? अकाउंटिंग इक्वेशन है, accounting equation signifies that assets of a business are always equal to total liabilities and capital। यानी कि एसेट विल ऑलवेज बी इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, हमेशा बराबर आने ही आने हैं। जो भोले बच्चे होते हैं ना, उनके लिए मैं 2 मिनट लेता हूं, 2 मिनट लेता हूं, उनको समझाता हूं। मेरे को याद आ गया अचानक से, मेरे से एक बार 2 बच्चों ने सवाल पूछा था अलग अलग। एक ने बोला कि सर मान लो हमारे पास 60 लाख रुपए थे, हम गए बिजनेस के एसेट लेने के लिए, हमने अलग अलग एसेट लिए, मशीन लिए, फर्नीचर लिए, कंप्यूटर लिए, और हम 80 लाख रुपए का एसेट लेकर आ गए। 20 लाख की हमने उधारी कर ली। मैंने कहा अच्छा, फिर मैंने कहा तो तुम ऐसा करो ना, यहां पर एसेट को हटा दो, 80 लाख लिख दो, यहां पर 60 लाख हटा दिया आपने, 80 लाख के क्या खरीद लिए? एसेट्स खरीद लिए। एक सेकंड, तो आपने क्या करा? 80 लाख के क्या कर लिए? एसेट्स ले लिए। तो अब यहां पर चुपचाप 20 लाख की लायबिलिटी और बढ़ा दो, क्योंकि आपने उधार में लिए हैं। तो इधर भी कितना हो जाएगा? 80 लाख, और इधर भी कितना हो जाएगा? 80 लाख। तो हमेशा बराबर आएगी। एक और बच्चे ने सवाल पूछा था, वो भी भोला बच्चा था, उसने भी मेरे से पूछा था कि सर मान लो हमारे पास जैसे कि 60 लाख हैं, 60 लाख हैं हमारे पास, और हम गए एसेट लेने के लिए, बिजनेस के लिए, बिजनेस के एसेट लेने के लिए गए, और हमने सिर्फ और सिर्फ 40 लाख रुपए के एसेट खरीदे। 40 लाख रुपए के एसेट लिए, मशीन वगैरह जो भी था, 40 लाख रुपए के लिए। अब जो 20 लाख है वो कहां गए? मैंने कहा वो जो 20 लाख है वो बिजनेस के पास ही है ना,
आप लेने गए एज ए बिजनेसमैन, आपने 40 लाख रुपए के एसेट खरीद लिए, बाकी के 20 लाख रुपए या तो वो आपके पास कैश के रूप में है या फिर आपके बिजनेस का जो बैंक अकाउंट है उसमें होंगे। तो आप यहां पर लायबिलिटी साइड, एसेट साइड में लिख देंगे 20 लाख रुपए का कैश है, 20 लाख रुपए का कैश है या फिर बैंक अकाउंट में, टोटल फिर 60 लाख हो गया। क्योंकि कैश और ये जो बैंक होता है ये भी तो एसेट ही होता है ना। तो कहने का मतलब यही हुआ बच्चों, हमेशा ये इक्वेशन यही बताती है कि एसेट साइड विल ऑलवेज बी इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है जी। तो बच्चों इससे पहले कि मैं आपको बिजनेस ट्रांजैक्शंस की तरफ लेके चलूं, पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये जो मैंने आपको बैलेंस शीट में बताया था, बार बार टर्म यूज करा था कि इतने के पैसे हैं तो इतने के एसेट ही हम खरीद सकते हैं, मगर हर एसेट को थोड़ी खरीदा जाता है। जैसे कि एक डेटर होता है, वो तो बिजनेस की ट्रांजैक्शन कुछ ऐसी हुई है जिसकी वजह से वो डेटर क्या हुआ, अकर हुआ। डेटर क्या होता है, एसेट होता है। तो हर एसेट को खरीदा नहीं जाता है, वो आपको समझाने के लिए कि इतना पैसा था तो इतने के ही एसेट आएंगे हमेशा। तो क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा बराबर रहेगी, एसेट विल ऑलवेज बी इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, वो समझाने के लिए मैंने वो टर्म यूज करा था कि खरीदा, मगर हर एसेट को खरीदा नहीं जाता है, जैसे कि डेटर। ठीक है जी। अब आते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस की तरफ। अकाउंटिंग इक्वेशन पर उसको क्या इफेक्ट पड़ता है। देखो कितनी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हो, चाहे सेल की, परचेज की और इनकम की, एक्सपेंस की, कम से कम 2 इफेक्ट आएंगे। ये याद रखना, कम से कम 2 इफेक्ट उसके आने ही आने हैं। पहली बिजनेस ट्रांजैक्शन है कि मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ ₹15 लाख। मिस्टर बी ए ने अपना बिजनेस स्टार्ट करा है कैपिटल से 15 लाख, यानी कि उन्होंने 15 लाख का कैपिटल लगाया। इसमें कहीं नहीं लिखा कि वो 15 लाख कैश में लाए हैं या किसी अलग तरीके से लाए हैं। कुछ भी ना लिखा हो ना तो समझना कैश में ही लाए हैं। ठीक है ना। अगर मैं इसके आगे लिख दूं कि 15 लाख वो कैश में लाए हैं तो अच्छी बात है। अगर एक चीज नहीं भी लिखी हो ना तो समझ जाना वो कैश में ही कैपिटल लेकर आए हैं, बिजनेस में पैसा लगाया, कैश में लगाया। ठीक है, ओके जी। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसकी बैलेंस शीट में लिखना चाहूं इसको तो ऐसे लिख सकता हूं कि कैपिटल लाए हैं वो कितने का, 15 लाख रुपए का। और जब पैसा आया है, कैश क्या होता है, कैपिटल तो हो गया लायबिलिटी साइड में, और उन्होंने वो कैश में लेकर आए हैं कैपिटल को, तो कैश क्या होता है, एसेट होता है। तो एसेट साइड में हम क्या लिखेंगे, कैश 15 लाख। तो बिजनेस के पास 15 लाख आ गए कैश के रूप में। मैंने कहा था ना, एक ट्रांजैक्शन के कम से कम 2 इफेक्ट पड़ेंगे। इसको एनालाइज करना चाहें तो क्या होगा, इसको ऐसे एनालाइज करेंगे कि जो कैपिटल थी वो हमारी बढ़ गई 15 लाख से, और जो कैश था बिजनेस के पास वो भी, कैश भी आ गया 15 लाख रुपए से। ठीक है जी। अब अकाउंटिंग इक्वेशन में इसको कैसे लिखना होगा, आपका जो क्वेश्चन आएगा उसका आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन लिखना है, इस साइड एसेट लिखे जाएंगे, इधर लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है जी। तो सबसे पहले आप यही लिख देना है आपको कि एसेट साइड में क्या बढ़ा था, कैश, कितने से, 15 लाख रुपए से। लायबिलिटीज गिवन नहीं है क्वेश्चन में, और जो कैपिटल है वो भी 15 लाख। तो जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो क्या बनी, अकाउंटिंग इक्वेशन बनी ये, न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन बन गई है। वही हो गया ना, 15 लाख इक्वल टू 15 लाख, एसेट साइड विल ऑलवेज बी इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो चलिए अब चलते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन नंबर 2 पे। जितनी भी ट्रांजैक्शंस है ना, ये मैंने आज की क्लास में आपको ऑलमोस्ट 7 ट्रांजैक्शन कराऊंगा। इन सब का आपस में एक दूसरे से कुछ भी लेना देना नहीं है, सब सेपरेट हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शन नंबर 1 थी जो, वो अलग है। अब जो मैं पढ़ाने वाला हूं ये बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो पहली जो ट्रांजैक्शन थी उससे इसका कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है जी। ही परचेजेस मशीन फॉर ₹1 लाख इन कैश, यानी कि जो मिस्टर ए थे उन्होंने परचेज करी मशीन 1 लाख रुपए की कैश में। ठीक है जी। और इस बिजनेस की बैलेंस शीट बनी हुई पहले से हमको दिख रही है। ये गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि कैपिटल 10 लाख रुपए का है और कैश 10 लाख रुपए का है बिजनेस के पास। ठीक है जी। तो इस ट्रांजैक्शन का जो ट्रांजैक्शन है इसका बिजनेस जो अकाउंटिंग इक्वेशन है उस पर क्या इफेक्ट पड़ा वो हमें देखना है। एनालाइज कर लेते हैं पहले। तो इससे हुआ क्या, मशीन परचेज करी है, अगर आपने मशीन परचेज करी है यानी कि आपके पास मशीन आ गई है, मशीन का अमाउंट बढ़ गया है, इसका मतलब यह हुआ कि मशीन बढ़ गई है। और जो मशीन आपने खरीदी है उसकी पेमेंट कैश में करी है, मशीन खरीदी आपने और कैश में पेमेंट करी, तो इसका मतलब यह हुआ होगा जो कैश है आपका, जो आपके पास कैश है पहले से गिवन है, वो कम हो गया। ठीक है जी। अब इसको हमको अकाउंटिंग इक्वेशन में लिखना है। तो कैसे लिखा जाता है, पहले जो गिवन चीज है उसको हम लिख लेंगे।
गिवन क्या था? गिवन था कैश एसेट साइड में, कैश कितना था? एसेट साइड में कैश लिखा हुआ था पहले से ही 10 लाख रुपए गिवन था बैलेंस शीट में। ये जो 10 लाख है इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है जी। और क्या था? लायबिलिटी साइड में कैपिटल गिवन था पहले से ही, लायबिलिटीज कुछ भी गिवन नहीं थी तो उसको जीरो लिख लेंगे। कैपिटल कितनी थी? 10 लाख, तो इसको भी हमने यहां पर लिख लिया, ठीक है जी। अब ट्रांजैक्शन क्या हुई है? ट्रांजैक्शन हुई है मशीनरी परचेज करी है, वो भी कैश देकर 1 लाख रुपए की। तो हम लिख देंगे यहां पर ट्रांजैक्शन क्या है? ट्रांजैक्शन है मशीन परचेस्ड, यानी कि मशीन आ गई बिजनेस के पास। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं एसेट साइड में ही कैश प्लस मशीन, बिजनेस के पास मशीन आ गई ना। कितने रुपए की आई है? 1 लाख रुपए की। मगर ये जो मशीन खरीदी है वो कैश देकर गई है, यानी कि कैश कम हो गया हमारा, तो कैश के नीचे मैं माइनस कर दूंगा 1 लाख रुपए, ठीक है जी। अब मेरा इक्वेशन देखूं, अगर अकाउंटिंग इक्वेशन देखूं तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ा होगा? 10 लाख का कैश था, 1 लाख माइनस हो गया, तो यानी कि 9 लाख कैश प्लस मशीन 1 लाख की आ गई, यानी कि टोटल कितना हो गया? 10 लाख रुपए हो गया, ठीक है। और लायबिलिटीज जीरो ही है, प्लस कैपिटल पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा, कैपिटल साइड पे कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ा, सिर्फ यहीं पे प्लस हुआ और यहीं पे माइनस हो गया, ठीक है जी। ये तो अभी सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए जल्दी ये छोटे छोटे फॉर्मेट में कर रहा हूं, जब क्वेश्चन करेंगे ना बड़े बड़े तब मजा आएगा, इतनी सारी ट्रांजेक्शन होंगी तब उसको अच्छे से फॉर्मेट के रूप में करेंगे, ठीक है। अब बिजनेस ट्रांजेक्शन नंबर 3 आई है, यानी कि इसका पिछली 2 ट्रांजेक्शन से कुछ भी लेना देना नहीं है, ठीक है जी। ही विड्रू, यानी कि मिस्टर ए ने विड्रू करा, विड्रू करा मतलब निकाला क्या? कैपिटल को निकाल लिया, यानी कि जो कैपिटल लगाया था उसमें से 50,000 रुपए निकाल लिए, वापस ले लिए फॉर इज पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए उसने अपना कैपिटल थोड़ा सा निकाल लिया। जो पर्सनल यूज के लिए जब कैपिटल को निकाला जाता है, विड्रू करा जाता है, तो इसको कहा जाता है ड्रॉइंग्स, यानी कि इसने ड्रॉइंग्स करी है, ठीक है जी। क्वेश्चन में गिवन क्या है? बैलेंस शीट में पहले से कि इसने कैपिटल लगा रखा था 15 लाख रुपए, जिसमें से 50,000 इसने निकाल लिया, तो कैश बिजनेस के पास पहले से ही पड़ा हुआ है 15 लाख रुपए, ठीक है। मैंने क्या कहा था पहली ट्रांजैक्शन में? हमने क्या देखा था कि मैंने क्या बताया था आपको कि अगर क्वेश्चन में ना भी लिखा हुआ हो ना, अगर क्वेश्चन में ना भी लिखा हुआ हो तो हम यही मानेंगे कि वो कैश में लेकर आया है कैपिटल को। क्वेश्चन में नहीं लिखा कैपिटल कैसे लाया, तो भी कैश में है, और लिखा हो तो अच्छी बात है। तो जब वो कैपिटल को निकालेगा तो वो भी तो कैश के रूप में निकालेगा ना, ये थोड़ी है कि कैश लगाया था और वो मशीन निकाल के ले गया, नहीं। तो वो क्या करेगा? कैश को ही वापस निकालेगा, ठीक है जी। तो जो बिजनेस ट्रांजैक्शन नंबर 3 है, इसमें हुआ क्या है देखो, इसको एनालाइज करो। बिजनेस ट्रांजैक्शन नंबर 3 में इसने 50,000 रुपए कैपिटल के रूप में निकाल ली। तो कहने का मतलब क्या हुआ? जो कैपिटल थी वो कम हो गई, 15 लाख थी, 50,000 निकाल ली तो कम हो गई 50,000 से। और कैश था, कैश भी तो कम हो गया हुआ ना, क्योंकि कैश के रूप में वो निकाल के ले गया 50,000 रुपए, तो कैश भी कम हो गया। तो 2 इफेक्ट यह है कि कैपिटल कम हो गई और कैश भी कम हो गया, ठीक है जी। तो अगर इसको मैं लिखना चाहूं तो इसको ऐसे लिखा जाएगा, जो पहले गिवन है उसको लिख लिया जाएगा कि कैश था पहले से, पहले इसको हटा देता हूं, तो जो कैश था उसको मैं लिख लेता हूं, कैश कितना था जी? 15 लाख रुपए। और क्या गिवन था? कैपिटल गिवन था। कैपिटल कितना है? लायबिलिटीज जीरो गिवन है, कैपिटल है 15 लाख रुपए की, ठीक है जी। बिजनेस ट्रांजैक्शन ये हुई है कि कैपिटल कम हो गई, कैपिटल कम हो गई तो माइनस कर देते हैं। माइनस करना हो तो आप ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हो अमाउंट को 50,000, जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है इसका मतलब आपने माइनस करा है, ठीक है। या आप यहां पर अगर ब्रैकेट नहीं लगाते तो यहां पर माइनस का साइन लगा सकते थे, तो आप ब्रैकेट भी लगा सकते हो, ठीक है जी। ब्रैकेट का मतलब जो ब्रैकेट लगा दिया ना, इसका मतलब ये हो गया कि आपने माइनस करा अमाउंट को, ठीक है। और कैश से भी तो 50,000 क्या कम हो गया? 50,000 हो गया कैश में से कम, ठीक है जी। अब देखेंगे कि इफेक्ट क्या पड़ा है। 15 लाख माइनस 50,000 यानी कि 14,50,000 रुपए बचे, इक्वल टू 0, प्लस यहां पे भी सेम इफेक्ट पड़ा, 14,50,000 रुपए बचे। तो एसेट साइड विल ऑलवेज बी इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये हमेशा बराबर आएगी ही आएगी, ठीक है जी। तो बच्चों अभी तक हमने सिर्फ 3 ट्रांजैक्शंस करी हैं। मैंने आपको क्या कहा था कि हर ट्रांजैक्शन के कम से कम 2 इफेक्ट तो पड़ेंगे। जैसे कि इस
ट्रांजैक्शन का क्या इफेक्ट पड़ा, इस ट्रांजैक्शन का ये इफेक्ट पड़ा, सबसे पहला कैपिटल कम हो गई 50,000 रुपए से, और कैश भी कम हो गया 50,000 रुपए से, कैश भी कम हो गया। ठीक है जी। जो दूसरी ट्रांजैक्शन थी जो बिजनेस ट्रांजैक्शन नंबर 2 थी, इसमें देखो क्या सीखने को मिला आपको। इसमें क्या हुआ था, एसेट साइड ही इंक्रीज हुआ और एसेट साइड ही डिक्रीज हुआ। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसा जरूरी नहीं है कि एक इफेक्ट आएगा एसेट साइड में, एक इफेक्ट आएगा लायबिलिटी या कैपिटल में। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों इफेक्ट एक ही साइड में आ जाए, यानी कि जैसे एसेट में आ गया। जो बिजनेस ट्रांजैक्शन नंबर 1 थी उसमें क्या हुआ था, एक इफेक्ट आया था एसेट साइड में, ठीक है जी, एक आ गया था कैपिटल में। तो हर टाइप की ट्रांजैक्शन जो होंगी जरूरी नहीं है कि उनका दोनों साइड पे इफेक्ट पड़ेगा, एक एसेट पे भी पड़ सकता है, एक लायबिलिटी पे भी पड़ सकता है, एक एसेट पे भी पड़ सकता है, एक कैपिटल पे भी पड़ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों इफेक्ट एसेट पे पड़े, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों इफेक्ट लायबिलिटीज पे पड़े, और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों इफेक्ट कैपिटल पर भी पड़े। ठीक है जी। अब चलते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन नंबर 4 पर। इस ट्रांजैक्शन का भी पिछली 3 ट्रांजैक्शन से कुछ भी लेना देना नहीं है। इसमें क्या बताया जा रहा है, इसमें यह बताया गया है बच्चों कि ही परचेस्ड गुड्स फॉर ₹20,000 20,000 के गुड्स खरीदे उसने, वो भी कैश में, यानी कि कैश देकर उसने गुड्स खरीदे। गुड्स क्या होता है, गुड्स का मतलब स्टॉक खरीदा उसने, रॉ मटेरियल खरीदा। और ये बैलेंस शीट गिवन है, ऑलरेडी बैलेंस शीट गिवन है क्वेश्चन में, जिसमें बताया गया कैपिटल 2 लाख रुपए की है और कैश भी 2 लाख का लगा हुआ है बिजनेस में। ठीक है जी। इसका एनालाइज करते हैं क्या हुआ होगा। ही परचेज गुड्स, यानी कि गुड्स खरीदे उसने, गुड्स बढ़ गए, गुड्स को बोला जाता है स्टॉक परचेज करा, यानी कि स्टॉक की वैल्यू इसमें बढ़ गई होगी। कैसे पेमेंट हुई है, कैश से, यानी कि जो कैश था हमारा वो कम हो गया। ठीक है जी। तो इसको अगर मैं पहले लिख लेता हूं, क्या क्या गिवन है, कैश कितना 2 लाख रुपए से गिवन है, और लायबिलिटी साइड 0, कुछ गिवन नहीं है, कैपिटल भी 2 लाख की गिवन है। ठीक है जी। इसने क्या करा है, गुड्स परचेस्ड, हम लिख लेंगे गुड्स परचेस्ड, यानी कि स्टॉक क्या होता है, एसेट होता है। जो मैंने यहां पे बताया था ना, गुड्स का मतलब क्या है, गुड्स का मतलब है स्टॉक हमारा होता है एसेट, यानी कि इसने रॉ मटेरियल खरीदा तो हमारा जो स्टॉक है वो बढ़ गया। स्टॉक होता है एसेट कितने रुपए से बढ़ गया, 20,000 रुपए से बढ़ गया, 20,000 रुपए से बढ़ गया। और जो पेमेंट हुई है वो कैश में हुई है, तो यहां पर जो हमारा कैश है वो 20,000 रुपए से कम हो गया। तो क्या लायबिलिटी साइड में कुछ फर्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं, लायबिलिटी साइड में कुछ फर्क नहीं पड़ा, और ना ही कैपिटल में कुछ बदलाव आया। ठीक है जी। तो अब देखते हैं कि क्या इफेक्ट पड़ा अकाउंटिंग इक्वेशन पर। कैश 2 लाख था, 20 कम हो गया तो 1,80,000 रुपए प्लस 20,000, यानी कि बराबर 2 लाख हो गए वापस, और ये अभी भी 2 लाख ही है। 2 लाख इक्वल टू 2 लाख, एसेट साइड विल ऑलवेज बी इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है जी। अब चलते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस नंबर 5 पर। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन नंबर 5, इसका भी पुरानी ट्रांजैक्शन से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है जी। इसमें क्या हुआ है, ही परचेस्ड गुड्स फॉर ₹15,000 ऑन क्रेडिट, यानी कि इस बार उसने क्या करा है, गुड्स को परचेज करा है। गुड्स अभी बताया था मैंने क्या होते हैं, स्टॉक क्या होता है, एसेट होता है। तो स्टॉक हमारा बढ़ गया, स्टॉक परचेज करा कितने रुपए का, 15,000 रुपए का, ऑन क्रेडिट। इस बार उसने क्रेडिट पर, यानी कि उधार पर खरीदा है, यानी कि हमारा क्रेडिटर बढ़ गया। क्रेडिटर क्या होता है, लायबिलिटी साइड में उसको लिखा जाता है क्रेडिटर को। क्रेडिटर क्या होता है, जब हमने किसी से स्टॉक खरीदा, यानी कि रॉ मटेरियल खरीदा, और उसको हम पैसा बाद में देंगे, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, जितना भी टाइम है, पैसा हम उसको बाद में लौटाएंगे, तो क्या करा जाएगा, उसका क्या लिखा जाता है, क्रेडिटर उसको लिखा जाता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि स्टॉक हमारा बढ़ गया, स्टॉक हमने खरीदा, स्टॉक हमारा बढ़ गया। ठीक है जी। मगर हमारे जो क्रेडिटर हैं वो भी तो बढ़ गए ना, लायबिलिटी साइड में वो भी बढ़ गए, क्योंकि हमने उधार पे लिया था सामान। ठीक है जी। ये जो बैलेंस शीट है ये ऑलरेडी गिवन है कि कैपिटल 4 लाख की लगी हुई है, बैंक से लोन पहले से 1 लाख रुपए का था, कैश 2 लाख का था, और डेटर 3 लाख का था। तो इसको हम लिख लेते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में पहले जल्दी से। ठीक है जी। जो असली फॉर्मेट है उसके मुताबिक हम तब करेंगे जब मैं आपको बड़े बड़े क्वेश्चन करवाऊंगा। अभी तो आपको सिर्फ लॉजिक देखना है, ये जो मैं एनालाइज करवा रहा हूं ना, इसको अपने दिमाग में बिठाना है।
ठीक है जी। तो पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। एसेट साइड में क्या क्या गिवन है? कैश प्लस डेटर्स, ठीक है जी। कैश कितने का है? 2 लाख का गिवन था। डेटर्स कितने थे? 3 लाख, ठीक है जी। और लायबिलिटी साइड में क्या गिवन था? बैंक लोन, बैंक लोन था कितने का? 1 लाख रुपए का। और कैपिटल कितनी है? कैपिटल गिवन है 4 लाख रुपए की, ठीक है जी। अब ट्रांजैक्शन हुई है, गुड्स परचेज करे हैं क्रेडिट पर, यानी कि उधारी पर, क्रेडिट पे परचेज करें, ठीक है जी। तो इससे क्या हुआ? गुड्स परचेज करें तो हमारा स्टॉक बढ़ गया। गुड्स को कहा जाता है स्टॉक। कितने रुपए से बढ़ गया? 15,000 रुपए से, ठीक है जी। और लायबिलिटी साइड में भी तो क्रेडिटर बढ़ गए ना। क्रेडिटर क्या होते हैं? जिनसे हमने माल खरीदा, इनको पैसे हम बाद में देंगे, यानी कि उधार का माल खरीदा, इसलिए हमने इनको लिख दिया यहां पर 15,000, ठीक है जी। अब अकाउंटिंग इक्वेशन पर इसका क्या इफेक्ट पड़ा होगा देख लेते हैं। क्या कैलकुलेशन आ रही है? 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 5 लाख 15,000, एसेट साइड हुए 5 लाख 15,000। 1 लाख प्लस 15,000, तो 1 लाख 15,000 हो गए लायबिलिटीज, प्लस कैपिटल पे कुछ चेंज नहीं आया था तो वो 4 लाख ही है। तो कितना होगा टोटल? ये भी 5 लाख 15,000, ये भी 5 लाख 15,000। एसेट साइड विल ऑलवेज बी इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है जी। अब चलते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन नंबर 3। इसमें क्या हुआ है? ही सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 25,000 इन कैश, यानी कि उसने इस बार गुड्स को सोल्ड करा है, बेचा है। गुड्स थे यानी कि स्टॉक था, वो बेच दिया, ठीक है। कितने रुपए में? 25,000 रुपए में बेच दिया। इन कैश, कैश में बेचा है। गुड्स थे, बेचा, कितने रुपए में? 25,000 में। यानी कि कुछ चीज बेचते हो तो बदले में कैश मिलता है ना, पैसा मिलता है। कितना मिला? 25,000 का कैश मिला। स्टॉक हमारा चला गया, कैश हमारे पास आ गया। स्टॉक हमारा चला गया, कैश हमारे पास आ गया। तो इसका मतलब यह हुआ, एनालाइज करें, स्टॉक हमारा चला गया यानी कि स्टॉक हमारा कम हो गया, कैश हमारे पास आ गया बदले में, क्योंकि हमने सेल करी है। सोल्ड का मतलब क्या हुआ? हमने माल बेचा, सेल करी, तो कैश हमारा क्या हो गया? बढ़ गया, क्योंकि हमने बेचा माल तो हमको पैसा मिला। ये बैलेंस शीट में ऑलरेडी गिवन है। कैपिटल 3 लाख, कैश 2 लाख था, स्टॉक 3 लाख 1 लाख था। तो इसको पहले अकाउंटिंग इक्वेशन में लिख लेते हैं कि कैश था पहले से ही 2 लाख रुपए का, प्लस स्टॉक था 1 लाख रुपए का पहले, ठीक है। और कैपिटल, लायबिलिटी कुछ नहीं थी, कैपिटल गिवन है 3 लाख रुपए का, ठीक है जी। ट्रांजैक्शन हुई है कि जो गुड्स थे हमारे उसको बेचा गया है 25,000 रुपए में। तो इधर लिख लेते हैं गुड्स सोल्ड। जो कैश है वो कैश क्या हुआ? हमारा बढ़ गया। कितने से? 25,000 रुपए से कैश बढ़ गया, 25,000 से कैश बढ़ गया। और वहीं जो हमारा स्टॉक था वो कितने से कम हो गया? 25,000। 1 लाख का माल हमारे पास पड़ा हुआ था, 25 का हमने उसमें से बेच दिया, तो अब 25,000 से यानी कि हमारा जो स्टॉक था वो कम हो गया। तो यही हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है, क्योंकि कैपिटल पे या लायबिलिटीज पे इसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ा। ये हो गया, कैश हो गया 2,25,000 रुपए, और स्टॉक हो गया 75,000 रुपए, क्योंकि 25,000 कम हुए, प्लस 3, ये 3 का 3 है, तो ये भी कितना हुआ? 3 लाख, और ये भी 3 लाख। एसेट साइड विल ऑलवेज बी इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है जी। तो ये थी बिजनेस ट्रांजैक्शन नंबर 6। अब चलते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन नंबर 7। देखो जितने भी ट्रांजैक्शंस मैं करा रहा हूं ना आपको, ये से मेरा इसमें मकसद क्या है? इसमें सिर्फ और सिर्फ मेरा मकसद है कि आप ये एनालाइज कर सकें कि ट्रांजैक्शन का क्या इफेक्ट पड़ा है। जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली तो हम तब करेंगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम में आते हैं। मेन है कि आप इसको एनालाइज कर सकें कि हो क्या रहा है, तभी तो आप अकाउंटिंग इक्वेशन में इसका इफेक्ट सही तरीके से लगा सकेंगे, ठीक है जी। क्वेश्चन क्या है? ट्रांजैक्शन है ही सोल्ड गुड्स 20,000। दोबारा से इसने गुड्स को यानी कि स्टॉक को बेचा, सेल कर दी 20,000 रुपए की, मगर ऑन क्रेडिट, यानी कि इसमें इस बार क्या करा? उसने गुड्स बेचे मगर पैसे नहीं मिले इस बार। इसने, उन्होंने बोला जिसने भी खरीदा
उसने बोला कि पैसे बाद में दूंगा। जब कोई हमारा माल खरीदता है, हमारा सामान खरीदता है, वो कहता है कि पैसे बाद में दूंगा, तो वो हमारा डेटर बन जाता है, उसको कहते हैं डेटर। और डेटर भी क्या होता है? एसेट होता है। वो क्या हो जाता है? डेटर। वो डेटर बन गया, यानी कि पैसा हमको बाद में मिलेगा। हमने उधार की सेल करी है, माल बेचा उधार पर। इस बिजनेस में जो गिवन है वो क्या था? कैपिटल था 6 लाख का, बैंक लोन था 1 लाख का, स्टॉक था 5 लाख का, और डेटर पहले से ही थे 2 लाख के। तो अब देखते हैं, एनालाइज करते हैं पहले क्या हुआ कि जो हमारा स्टॉक था ऑब्वियसली बातें कम हो गया, क्योंकि हमने स्टॉक बेच दिया, तो स्टॉक हमारा कम हो गया। और क्या हमारा कैश बढ़ा? नहीं, क्योंकि हमारी कैश की सेल नहीं हुई है। हमारा इस बार डेटर बढ़ा है, डेटर्स। डेटर्स भी हमारे क्या होते हैं? एसेट होते हैं। ठीक है जी। तो पहले जो गिवन है उसको हम लिखेंगे जल्दी जल्दी। स्टॉक पहले से ही था, स्टॉक था आपका 5 लाख रुपए का, प्लस डेटर्स थे। कितने के थे डेटर्स? डेटर्स थे 2 लाख रुपए के। ठीक है जी। लायबिलिटी साइड में बैंक लोन था, बैंक लोन था कितने का? 1 लाख रुपए का, गिवन था पहले से ही। कैपिटल कितनी थी? कैपिटल थी 6 लाख की, गिवन पहले से ही। ठीक है जी। ट्रांजैक्शन हुई है गुड्स, इधर लिख देता हूं, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। क्रेडिट पर गुड्स सोल्ड कर दिए गए। कितने रुपए के करे थे? 25 के करे थे शायद, 25,000 रुपए के, 20,000 रुपए के। तो स्टॉक हमारा 20,000 रुपए से कम हो गया। ठीक है जी। मगर हमारे डेटर्स 20,000 रुपए से बढ़ गए ना, 20,000 रुपए से हमारे डेटर्स बढ़ गए। बैंक लोन पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा, साथ ही साथ कैपिटल पे भी कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या हुई? अकाउंटिंग इक्वेशन हुई, ये 5 लाख में से 20,000 गए, कितने बचे? 4,80,000 रुपए प्लस 2,20,000 रुपए। सॉरी, ये हो गया आपका 1 लाख का बैंक लोन पहले से ही था, गिवन था, और कैपिटल 6 लाख की गिवन थी। तो 7 लाख इक्वल टू 7 लाख। तो एसेट साइड विल ऑलवेज बी इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है जी। अभी हमने सिर्फ 7 ट्रांजैक्शन करी है, ऐसे 7 करके 10 ट्रांजैक्शन करके सारी ट्रांजैक्शंस कवर करेंगे, उनको एनालाइज करेंगे और अकाउंटिंग इक्वेशन में उनको फिट करेंगे, और लास्ट में एक साथ में आपको फिर क्वेश्चंस करवाऊंगा जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। वो इन्हीं ट्रांजैक्शंस के क्वेश्चन होते हैं जो करवा रहा हूं भी। हाँ बिल्कुल, ये क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में, और ऐसे सारी ट्रांजैक्शन में करवा दूंगा जितनी भी है बिजनेस ट्रांजैक्शन की। फिर हम बाद में क्वेश्चन करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन के डिटेल में। ठीक है जी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इससे मोटिवेशन मिलेगा मुझे, ज्यादा से ज्यादा आपके लिए वीडियो बना सकूंगा डिटेल में। थैंक्स।